हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन क्रूशियल केमिस्ट्री। आज हम लोग अपना टॉपिक पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको रेजोनेंस से पढ़ाया था, तो मैंने वहाँ पे आपको कहा था कि हम मीज़ोमेरिक में आई थिंक मैंने बोला था कि हम लोग पी पाई डी लोकेलाइजेशन को अलग से पढ़ने वाले हैं। तो हम आज पी पाई डी लोकेलाइजेशन को पढ़ेंगे। ये सब आपका रेजोनेंस में ही चल रहा है, अभी रेजोनेंस पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। तो कुछ छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है जो कि रेजोनेंस में इम्पॉर्टेंट है, हम लोग यहीं पे उसको पढ़ लेते हैं। और पी पाई डी लोकेलाइजेशन मैंने आपको क्या बताया था कि कहाँ पे होता है रेजोनेंस में। मीज़ोमेरिक में क्या होता है? मीज़ोमेरिक में पी पाई डी लोकेलाइजेशन होता है, रेजोनेंस में पी पाई। तो चलिए, हमने मीज़ोमेरिक देखा था, वहाँ पे हमने पी पाई को समझ लिया था। कैसे समझा था? जैसे सपोज़ कोई कार्बन चेन है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल करके, ऐसे मतलब पूरी चेन है। और वैलेंसी वगैरह आप लोग सेटिस्फाई करते रहिएगा। फ़िलहाल मेन कॉन्सेप्ट है कि ये सारे ही कार्बन sp2 हैं, ठीक है। अगर आप लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालिएगा, सारे के सारे कार्बन sp2 हैं। मतलब ये एक CH3 मैं कर सकती हूँ, बट ये भी आगे बॉन्ड बनाया हुआ है। तो कुल मिला के ये एक चेन है, तो इसमें सारे कार्बन जो है आपको sp2 मिलेंगे। या कोई एक चेन मैं ले लूँ जिसमें ये sp3 है, ये sp2 और ये sp3, ये दोनों sp3, ये sp2 दोनों। तो मैं ये बोलूँ कि मैं आपको ये समझाना चाह रही थी कुल मिला के कि पी पाई डी लोकेलाइजेशन, जैसे पी पाई डी लोकेलाइजेशन जो थी, यहाँ पे देखिए sp2 sp3 कुल मिला के s और p की ही बात हो रही है, डी बॉन्ड का कोई रोल नहीं है। तो यहाँ पे जब ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो पी पाई शिफ्ट हो रहा है पी पाई में ही, इसलिए हम बोल रहे हैं पी पाई डी लोकेलाइजेशन। डी ऑर्बिटल का कोई रोल नहीं है। बट जब हम बात करते हैं पी पाई डी लोकेलाइजेशन की, तो वहाँ पे हमारा डी ऑर्बिटल का रोल आता है। तो सबसे पहले तो आप लोग कुछ पॉइंट लिख लीजिए, एक दो पॉइंट ही हैं, बहुत छोटे छोटे, कि पी पाई डी लोकेलाइजेशन makes the molecule most stable, ठीक है। मतलब रेजोनेंस इफेक्ट ज़्यादा स्टेबल होता है मीज़ोमेरिक से। भाई रेजोनेंस में क्या है? पी पाई डी पाई है, मीज़ोमेरिक में क्या है? पी पाई। तो पी पाई डी लोकेलाइजेशन मॉलिक्यूल को सबसे ज़्यादा स्टेबल बनाती है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि अगर कहीं पे भी आपको पी पाई डी लोकेलाइजेशन दिख गई तो वो आँख बंद करके सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक, सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो ये एक हमारा पॉइंट हो गया। बाकी इसमें क्या होता है कि पी पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये डी लोकेलाइज होते हैं, किसमें? डी पाई इलेक्ट्रॉन में, समझ गए। उसमें रेजोनेंस वाले में क्या होता था? पी पाई इलेक्ट्रॉन डी लोकेलाइज होते थे पी पाई इलेक्ट्रॉन में ही, ये रेजोनेंस में होता था। ये मेसोमेरिक में होता डी लोकेलाइजेशन ही है, पी पाई इलेक्ट्रॉन ही डी लोकेलाइज होते हैं। बट अरे ये मेसोमेरिक में होता था पी पाई में, और ये रेजोनेंस में होता है। पी पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज होकर डी पाई इलेक्ट्रॉन में बन जाते थे, तो हम बोलेंगे रेजोनेंस। और पी पाई इलेक्ट्रॉन में डीलोकेलाइज हो रहे हैं तो हम बोलेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट। तो ये मेन डिफरेंस था। वहाँ पे हम पढ़ रहे थे पी पाई डी पाई, जो कि मैंने आपको नहीं बताया था। इसके कुछ एग्जांपल्स आप लोग लिख लीजिए,
जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, देखिए जो जितने भी मिलेंगे आपको फॉस्फोरस सल्फर, पीरियोडिक टेबल में आप लोग देखिएगा, फॉस्फोरस सल्फर जितने भी आपको मिलेंगे मॉलिक्यूल, इन दोनों में डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ से डी ऑर्बिटल स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे डी ऑर्बिटल है और इस पे, इसको CH2 करिए बच्चे, और इस पे C पे नेगेटिव है, फॉस्फोरस पे पॉजिटिव, तो ये P पाई जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके पास चले जाते हैं और इसके पास D पाई इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। ठीक है, मतलब D ऑर्बिटल होता है इसके पास। तो ये जो स्ट्रक्चर अपना रेजोनेंस का बना लेंगे, ये ऐसा कुछ बनाते हैं इस तरह। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों स्ट्रक्चर में, सपोज मैं इसको A बोल रही हूँ, इसको मैं बोल रही हूँ B, इन दोनों स्ट्रक्चर में मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा है? A ही ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, क्यों स्टेबल है? मैंने आपको स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस में पढ़ाया हुआ है कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होंगे तो वहाँ पे स्टेबिलिटी मानी जाती है। ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल वाले से ज़्यादा स्टेबल होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव। उसको जाके आप लोग रेजोनेंस पढ़िएगा तो ये समझ में आएगा। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस पे वीडियो बनी है, उस वीडियो को आप लोग देखिएगा, तब आप लोग समझेंगे कि A इज़ मोर स्टेबल देन B। ठीक है, अब ये था हमारा P पाई D पाई। एक दो एग्जाम्पल मैं आपको और बता दूं। मैंने फॉस्फोरस का एग्जाम्पल बताया, अब हम लोग सल्फर वाले एग्जाम्पल पे आते हैं। ये इसमें क्या होता है, इसको थोड़ा ओपन करके आप लोग लिखेंगे। और यहाँ पे लिख लो O नेगेटिव। होता क्या है बच्चे, ऑक्सीजन पे है क्या P पाई इलेक्ट्रॉन, और सल्फर पे D ऑर्बिटल होता है। D ऑर्बिटल सल्फर के पास होते हैं। तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है किसमें, सल्फर के D इलेक्ट्रॉन, D ऑर्बिटल में। तो P पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो डीलोकेलाइज होगा किसमें, D पाई इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, और जब हम इसको मतलब इंटर कन्वर्टेबल का साइन आप लोग बना लीजिए, इसको हम लोग इंटर कन्वर्टेबल वाले साइन से जब बनाएंगे तो होता यही है, ये सल्फ़र हो गया, ये ऑक्सीजन, दोनों आपके लग गए। यहाँ पे ऑक्सीजन ने आपको ये डोनेट कर दिया, फिर ये बॉन्ड वापस यहाँ शिफ्ट हो जाता है, मतलब ये होता रहता है। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है P पाई D पाई डीलोकेलाइजेशन का। एक क्वेश्चन आया था एग्ज़ाम में एक बार, क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए। वैसे तो आप लोग सबसे पहले कोई भी बुक ले लीजिए, कंपटीशन की ही कोई भी बुक, उसमें जो जो टॉपिक मैं पढ़ा रही हूँ वो टॉपिक के क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, जिससे आपके बेसिक्स क्लियर हों। मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं करा पाऊँगी, कुछ एग्जाम्पल दो चार बता दिए मैंने, एक आध क्वेश्चन करा दिया, वो ठीक है, बट कॉन्सेप्ट मैं आपको पूरा यहाँ समझाऊंगी। तो कॉन्सेप्ट आप लोग जब एक बार समझ लिए हैं तो कॉन्सेप्ट को अप्लाई आप करिए। ठीक है, अपने क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट को अप्लाई करिए और देखिए आप लोग कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो फिर आपको वहाँ आंसर मिल जाएगा। तो फॉर एग्ज़ाम जैसे हम एक क्वेश्चन की मैं बात कर रही थी, एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आया था इस तरह से, 4 ऑप्शन दिए हुए थे, ये ऑप्शन A रख लो, B वाला जो है क्लोरीन, C था यहाँ पे फ्लोरीन, और D था क्लोरीन, मेरे ख्याल हाइड्रोजन दिया था, हाँ हाइड्रोजन दिया था उन्होंने।
अब पूछ लिया था कि इसमें पी पाई डी पाई डीलोकेलाइजेशन किस में होती है, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर आप दिमाग अपना लगाएं तो ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये तो पी पाई ही है, पी ऑर्बिटल ही है, कार्बन के पास डी तो होता नहीं, तो पी पाई। हमें ढूंढना क्या है कि वो इनमें से वो वाला एटम जिस पे डी ऑर्बिटल हो। भाई डी पाई पी पाई डी पाई डीलोकेलाइजेशन के लिए होना क्या चाहिए। अच्छा, ये डी लोकेशन लिख दिया मैंने ऊपर, इसको आप लोग स्पेलिंग तो थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, मैंने गलत लिख दी है। डी लोकेलाइजेशन ना कि डी लोकेशन। ये ठीक है, स्पेलिंग को आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा प्लीज़, आई एम सॉरी, दिस इज़ डी लोकेलाइजेशन। तो हाँ, क्वेश्चन हमारा ये था कि पी पाई तो हमने देख लिया कि कार्बन के पास पी ऑर्बिटल होता है, बट यहाँ कार्बन है, डी ऑर्बिटल नहीं होता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। हाइड्रोजन पे नहीं होता, नहीं हो सकता। अब फ्लोरीन और क्लोरीन में से डी ऑर्बिटल किसके पास होता है? क्लोरीन के पास होता है, इसी वजह से बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसी में होती है पी पाई डीलोकेलाइजेशन। तो एग्ज़ाम में इस तरह से क्वेश्चंस पूछता है। आप लोग अगेन बुक उठाइए, बुक में आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब हर टॉपिक के कम से कम आप लोग 50-60 क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करिए ही करिए। चाहे आप लोग 2-3 किताबें खरीद लीजिए और टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को अलग कर लीजिए, या आपको टॉपिक वाइज कोई बुक मिल जाती है, जैसे मॉडर्न ABC आप लोग देखेंगे तो उसमें आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और एक बुक और है MS चौहान, MS चौहान, ये बुक भी बहुत बहुत अच्छी, बहुत स्टैंडर्ड बुक है। ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए आपको मिलेगी। ये बुक से आप ऑर्गेनिक के लिए मैं बता रही हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप लोग इस बुक को चूज़ कर सकते हैं, या आप लोग मॉडर्न ABC करके बुक आती है, चाहे आप लोग नीट वाली ले लीजिए, चाहे JEE वाली लीजिए, कोई सी भी ले लीजिए। मतलब ये बुक हो गई, प्रदीप्स हो गई, ये सब किताबों से आप लोग, और प्रदीप्स की ऑब्जेक्टिव बुक आती है, आप लोग ये वाली बुक ले सकते हैं। तो आप लोग मार्केट में देखेंगे तो ऑर्गेनिक की बहुत सारी बुक्स आपको दिखेंगी। तो ये कुछ मैंने आपको 2-4 किताबें बता दी हैं। इसके अलावा अगर आपको और भी कोई बुक मिल जाए जो कुछ समझ आती है आप लोगों को, वो वाली बुक आप लोग उठाइए और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। कोई अगर मैंने यहाँ पे पढ़ा दिया और आपने क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए तो उसका कोई मतलब नहीं है, भूल जाओगे आप लोग 1 हफ्ते बाद, ठीक है। 1 हफ्ता भी मुश्किल से याद रहे तो बड़ी बात है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक, छोटा सा टॉपिक ही है, SIR इफेक्ट। हेडिंग आप लोग डालिएगा SIR इफेक्ट, ठीक है। SIR इफेक्ट का, इसकी जो फुल फॉर्म होती है, ये होती है स्टेरिक इनहिबिशन, स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस, ठीक है। देखिए पहली चीज़ कि मैं बहुत ज़्यादा थ्योरी लिखवाने में बिलीव नहीं करती, कि मैं आपको बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ लिखवा दूँ, बहुत सारे पॉइंट्स नोट करवा दूँ, कोई मतलब नहीं है उसका। कंपटीशन निकलने वाला नहीं है, आप लोग रट नहीं सकते, आपको समझना ही पड़ेगा। यही एक ऑप्शन है आपके पास, समझना, अदरवाइज देयर इज़ नो ऑप्शन। तो आपको समझना पड़ेगा। तो स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस, इसकी फुल फॉर्म होती है, नाम से आप लोग देख सकते हैं कि स्टेरिक इनहिबिशन मतलब रोकना, किसी चीज़ को रोका जा रहा है, बैरियर लगा दिया जा रहा है, रोकना, ठीक है। तो रोक मतलब कि रेजोनेंस को हम इनहिबिट कर रहे हैं, रोक रहे हैं। रेजोनेंस स्मूथली हो रहा है, जैसे यहाँ इस वाले कार्बन से लेके लास्ट एक मॉलिक्यूल है,
इसके दोनों टर्मिनल कार्बन पे यहाँ से यहाँ तक रेजोनेंस स्मूथली हो रहा था। हमने क्या किया, बड़े बड़े ग्रुप लगा दिए, कुछ कर दिया हमने, चाहे यहाँ पे कोई एक दीवार बना दी, तो वो रेजोनेंस यहाँ तक हुई बट आगे हो ही नहीं पाई, तो इनहिबिट हो गई कि नहीं रेजोनेंस। वही चीज़ है कि SIR इफेक्ट का मतलब क्या है कि हम रेजोनेंस को रोक रहे हैं। कैसे रोक रहे हैं, देखो होता क्या है कि SIR इफेक्ट में क्या होता है कि ऑर्थो पोजीशन पे जैसे ऑर्थो पोजीशन कौन सी है, ये बेंजीन है, हमने यहाँ पे कोई ग्रुप लगाया, तो ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, ये मेटा, ये ऑर्थो, ठीक है। तो ऑर्थो इस पोजीशन की बात हो रही है, दोनों, इसकी और इसकी। इन दोनों पोजीशन पे क्या होता है कि ऑर्थो पोजीशन पे हम क्या करते हैं, बड़े बड़े ग्रुप लगा देते हैं, ठीक है। ऑर्थो पोजीशन इज कवर्ड बाय लार्जर ग्रुप्स, ठीक है। ऑर्थो पोजीशन जो है हमने कवर कर दी बहुत बड़े बड़े ग्रुप लगा के। इस वजह से जब हमने इस पे बड़े बड़े ग्रुप लगा दिए तो बेंजीन जो मॉलिक्यूल है एक, ये इस तरह, ये एक प्लेन में था, एक प्लेन में, बट ये वाला ग्रुप जब हमने यहाँ पे कुछ बड़ा बड़ा ग्रुप लगा दिया, यहाँ पे ऐसे बहुत बड़े बड़े ग्रुप लगा दिए हमने, और यहाँ एक ग्रुप लगा, ऑर्थो पोजीशन पे हमने बड़े बड़े ग्रुप लगा दिए, तो होता क्या है कि ये वाले कार्बन और ये वाले कार्बन की प्लेन, जो एक प्लेन में, जैसे ये एक प्लेन में थे कार्बन, इनकी प्लेनैरिटी डिस्टर्ब हो जाती है, ये कार्बन हल्का सा ऊपर नीचे हो जाते हैं, मतलब ये पूरा मॉलिक्यूल तो एक प्लेन में है बट ये कार्बन हल्का सा ऊपर, जैसे देखो ये बेंजीन मॉलिक्यूल है, इस तरह से समझो कि ये बेंजीन मॉलिक्यूल है और ये बेंजीन एक मॉलिक्यूल प्लेन में था, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 कार्बन प्लेन में थे, ठीक है। मैंने क्या किया, इधर बड़े बड़े, जैसे एक इधर और एक इधर, मैंने बड़े बड़े ग्रुप्स लगा दिए, बहुत बड़े बड़े, तो ये मॉलिक्यूल ऐसे स्ट्रेट प्लेन में ना होके हल्का सा टिल्ट हो जाता है, ऐसे ऐसे हो जाता है, पहले ऐसे था अब ऐसे हो गया, टेढ़ा हो गया। जब टेढ़ा हो गया इस वजह, और टेढ़ा क्या होते हैं, सिर्फ यही 2 कार्बन, ये पूरे मतलब ये 4, एक देखो 1 2 3 4 5, नहीं 1 2 3 3 4, 1 2 3 4, देखो 1 2 3 और 4, ये 4 कार्बन तो अपने प्लेन में है, सिर्फ ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, यही 2 कार्बन डिस्टर्ब हो रहे हैं कि बेंजीन मॉलिक्यूल के 6 के 6 कार्बन जो हैं वो प्लेन में हैं, लेकिन ये 2 कार्बन टेढ़े हो जाते हैं। पहले ये दोनों ऐसे थे इस तरह, अब ये दोनों कार्बन, ये थोड़ा नीचे चला गया, ये थोड़ा ऊपर आ गया, ऐसे टेढ़े हो गए। जब तिरछे हो गए तो इलेक्ट्रॉन जो प्लेन में ऐसे डीलोकलाइजेशन जो कर रहा था वो हो ही नहीं पाता। जब डीलोकलाइजेशन नहीं होगा तो रेजोनेंस ख़त्म, काई की रेजोनेंस, नथिंग। तो इस वजह से हम बोलते क्या है कि रेजोनेंस इनहिबिट हो गई, रुक गई, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं SIR इफेक्ट का मतलब किसी भी मॉलिक्यूल की ऑर्थो पोजीशन को हम बड़े बड़े ग्रुप से भर दें तो हम क्या बोलेंगे, वहाँ पे SIR इफेक्ट हो रहा है, इस वजह से वहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रही। समझ पा रहे हैं? अब देखो रेजोनेंस इफेक्ट का ऑर्डर, इसमें हमने ये बड़े ग्रुप लगाए, इसमें हमने थोड़े कम बड़े ग्रुप लगाए,
इस वाले में हमने और भी कम ग्रुप लगाए, ठीक है। तो SIR इफेक्ट का ऑर्डर अगर मैं पूछ लूँ तो क्या ऑर्डर होगा, यही हो जाएगा, ठीक। SIR इफेक्ट की वजह से यहाँ पे तो रेजोनेंस हो ही नहीं सकती, यहाँ पे थोड़ी बहुत होगी, यहाँ पे थोड़ी और ज़्यादा होगी, मतलब मैक्सिमम SIR है यहाँ पे थोड़ा कम और यहाँ पे मिनिमम SIR, सबसे कम SIR लग रहा है, ठीक है। और इसी में अगर देखें, यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही ग्रुप लगाया, तो इसमें और कम SIR होगी। एक ग्रुप अगर मैं और लगा दूँ इस तरह, तो यहाँ पे SIR हो ही नहीं रही है। अब मैंने ये ग्रुप लगा दिया तो यहाँ पे मिनिमम SIR, ठीक है। तो इस तरह से ये ऑर्डर होता है SIR इफेक्ट का। आई होप आप सब समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे SIR के बाद ऑर्थो इफेक्ट, बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चंस भी आते हैं। हम लोग जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं सब इम्पॉर्टेंट ही पढ़े, कुछ भी हम लोग इधर उधर के टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं, बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो इसमें एक एक टॉपिक आपका इम्पॉर्टेंट है, सभी टॉपिक को आप लोग पढ़िए और क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। अगर आपने बेसिक्स बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी तरह से सॉल्व होने वाली है। आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। आगे आप हायर के लिए, चाहे आप लोग BSc पढ़ें, चाहे MSc पढ़ें, चाहे आप लोग फिर नेट के लिए प्रिपेयर करें, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम लोग पढ़ेंगे और हायर वाले भी हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग बेसिक ही पढ़ेंगे, ठीक है। देखो ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट होता क्या है। सबसे पहले तो ऑर्थो इफेक्ट की एक कंडीशन आप लोग लिख लीजिए, ऊपर ही लिख लीजिए इसको, कि इट इज़ वैलिड ओनली फॉर बेंजोइक एसिड एंड एनिलीन, ठीक है। ये ऑर्थो इफेक्ट वैलिड होता है बेंजोइक एसिड और एनिलीन के लिए ही बस, इसके अलावा किसी चीज़ के लिए वो वैलिड नहीं, चाहे जो मॉलिक्यूल हो, इसके अलावा किसी मॉलिक्यूल के लिए वो वैलिड नहीं। तो सबसे पहले तो हम लोग बेंजोइक एसिड का ही एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने लगाया COOH, दिस इज़ बेंजोइक एसिड, ठीक। और एनिलीन क्या होता है, दिस इज़ एनिलीन, ओके। अब ये इफ़ेक्ट क्या होता है, देखिए बेंजोइक एसिड के अगर ऑर्थो पोजीशन पे मैं कोई ग्रुप लगा दूँ, मैंने कोई भी XYZ ग्रुप लगा दिया, ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी हो सकता है, या ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है, इससे हमें मतलब नहीं। बट अगर ये ग्रुप लगा है कहाँ, बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पे अगर ये ग्रुप लगा है, तो क्या होता है कि ये बेंजोइक एसिड मोस्ट एसिडिक हो जाता है, ठीक। इसको हम बोलेंगे ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, जो कि सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है। ये नॉर्मल हमारा बेंजोइक एसिड है, ये लेस एसिडिक होता है, ठीक है, ये ज़्यादा एसिडिक होता है। सेम यही कहानी एनिलीन की है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। मैंने दोनों को साथ ही में बनाया है ताकि आप लोग एग्ज़ाम में याद रखें। लोन पेयर कुछ ज़्यादा ही ऊपर हो गया। यहाँ पे भी मैंने एक ग्रुप लगाया,
ये हमारा एनिलीन है। ये ग्रुप चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो सकता है या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, नो प्रॉब्लम, चाहे जो ग्रुप लगाओ। ये जब एनिलीन पे जब ये ग्रुप लग जाता है तो ये एनिलीन को क्या बना देता है, लेस बेसिक। और नॉर्मल ये क्या है, ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड एनिलीन, और ये सिर्फ एनिलीन है। ये जो है ये मोर बेसिक होता है, समझ रहे हैं। ये ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड बेंजोइक एसिड जो कि मोस्ट एसिडिक होता है, ये ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड एनिलीन जो कि लेस बेसिक होता है। ठीक है, देखो एक्चुअली होता क्या है, बेसिक का मतलब क्या है, लोन पेयर को हमें डोनेट करना होगा, ठीक, लोन पेयर डोनेट। लेकिन जब यहाँ बड़े बड़े ग्रुप लग जाते हैं तो ये कोई ग्रुप हो वो अच्छे से लोन पेयर ले नहीं पाता, नाइट्रोजन मतलब देखो ये वाला लोन पेयर डोनेट करना ज़्यादा इजी है क्योंकि यहाँ पे कुछ भी बल्कि वल्कि ग्रुप नहीं लगा और यहाँ आसानी से खाली जगह है, कोई ग्रुप आएगा लोन पेयर लेगा चला जाएगा। यहाँ पे बल्कि ग्रुप लगा है, कोई ग्रुप आएगा ही नहीं आसानी से, जब आएगा अब भाई लोन पेयर ऐसे हवा में उड़ के तो जाएगा नहीं, तो कोई ग्रुप पास जब आ ही नहीं पाएगा तो लोन पेयर नहीं दे पाएगा, समझ रहे हैं आप लोग। तो ये हमारा होता है ऑर्थो इफेक्ट। एक एग्जाम्पल कर लेते हैं जो कि एग्ज़ाम्पल या रहने ही दो, नहीं ये एग्ज़ाम्पल, ये सिर्फ आप कॉन्सेप्ट समझिए। एक आध क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से पूछा जाता है। जैसे एक कोई क्वेश्चन आएगा, एग्ज़ाम आया था एक बार एग्ज़ाम में, बेंजीन रिंग हमने ले ली है 4 ऑप्शन होते हैं तो हमने 4 बेंजीन रिंग ले ली। थोड़ा आप लोग ठीक से बना लीजिएगा, ये ड्राइंग इतनी बुरी है, बोर्ड पे अच्छे से नहीं होता कुछ। हमने बेंजोइक एसिड ले लिए 4, यहाँ पे हमने लगा दिया CH3, यहाँ हमने लगा दिया OH, यहाँ पे भी OH और यहाँ पे भी OH, और यहाँ पे कुछ नहीं, ठीक है, हमने कुछ नहीं लगाया। अब ये ऑप्शन हमें दे दिए। अब इन्होंने हमसे पूछा था इसमें कि कौन सा मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा एसिडिक है। देखो बेंजोइक एसिड है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है कि विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, नो मैटर, ऑर्थो पोजीशन ऑक्यूपाई है, ये दोनों बराबर ही एसिडिक होंगे, मतलब जितना ये एसिडिक उतना ये एसिडिक। बट यहाँ पे 2 सब्सटीट्यूट हो रखे हैं, मतलब ये डाई सब्सटीट्यूटेड है, ये बेंजीन पे 2 ऑर्थो सब्सटीट्यूशन हुआ, इस पे तो बिल्कुल ही नहीं हुआ, तो ये तो सबसे कम बेसिक एसिडिक हो गई। इस पे 2 और सब्सटीट्यूशन हुआ इसलिए ये मोस्ट एसिडिक हो गया, ठीक है। तो ये इस टाइप से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये था हमारा ऑर्थो इफेक्ट विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे आप लोगों का रेजोनेंस कम्प्लीटली फिनिश होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन पे, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पे, तब आपकी जनरल GOC मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी कंप्लीट हो जाएगी। हम इसको मैक्सिमम 1-2 दिन में ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, सो कीप लर्निंग।